नमस्कार बच्चों, मेरे दोस्तों। आज हम लोग रोमांसवाद के विषय में बातचीत करने जा रहे हैं। पाश्चात्य कला के अंतर्गत यानी पश्चिमी कला के अंतर्गत में रोमांसवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला आंदोलन के रूप में हम देखते हैं जो एक नवशास्त्रीयतावाद के दिनों में बहुत तेज़ी से पनपी और मध्य शताब्दी तक इसका फैलाव रहा। रोमांसवाद शब्द जो है, पहले हम लोग शब्द से शुरू करते हैं। आप लोगों के रिस्पांस मुझे बहुत अच्छे से प्राप्त हो रहे हैं। बहुत लोगों ने कहा है कि हमारे लेक्चर बहुत ही अच्छे और टू द पॉइंट ऑथेंटिक तरीके से आपको समझ में आ रही है, तो ये सब मुझे अच्छा लगता है। कमेंट करते रहिए आप लोग। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। रोमांसवाद टॉपिक है हमारा। रोमांसवाद शब्द पहली बार 1800 के आसपास में साहित्य की आलोचना में, लिटरेचर में सौंदर्य शास्त्र के रूप में किया गया था। सौंदर्य शास्त्रीय प्रतिमान में किसी चीज़ की प्रशंसा या आलोचना करने के संदर्भ में रोमांसवाद शब्द का प्रयोग हुआ। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में हम देखते हैं तो फ्रांस और ब्रिटेन में एक कला आंदोलन के रूप में रोमांसवाद ने गति प्राप्त की और पूरा मध्य शताब्दी तक यह खूब अच्छी तरह से फला फूला। 1789 की घटना को मैं बताऊं, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद की राज्य व्यवस्था जब डेवलप हुई तो उसके ज्ञान परक मूल्य जो थे, जो शिक्षाप्रद मूल्य थे, उसके प्रति मोह भंग की प्रतिक्रिया के रूप में स्वच्छंदतावाद उभरा और इस कला आंदोलन में कल्पना और भावना पर जोर दिया गया। यानी हमारी मानसिक तरंगें कितनी कल्पनाशील हो सकती है, हमारी इमोशनल जो फीलिंग्स हैं वो कितने स्ट्रांग हो सकते हैं, वो कैसे हम दिखा सकते हैं, ये स्वच्छंदतावाद के मूल विषय रहे। स्वच्छंदतावाद को रोमांसवाद भी कहते हैं और सामान्य रूप से क्लासिकल यानी श्रेण्यवाद और विशेष रूप से 18वीं शताब्दी के अंत में नवशास्त्रीयतावाद के बाद में नवशास्त्रीयवाद में प्रचलित जो सामान्य प्रतीक थे, शांति, सद्भाव, संतुलन, आदर्शीकरण और तर्क संगतता, इन सब नियमों को अस्वीकार किया गया। तो इन सब नियमों की अस्वीकृति के रूप में भी हम स्वच्छंदतावाद को या रोमांसवाद को देखते हैं। या कह सकते हैं कि इस आंदोलन को नियो क्लासिज्म के विरोध में प्रस्तुत किया गया था। रोमांटिक कला यानी रोमांसवादी कला आध्यात्मिकता, कल्पना, रहस्य, उत्साह, इन सभी सहित विभिन्न प्रकार की मानवीय भावनाओं और मनोदशाओं पर केंद्रित है। विषय वस्तु की दृष्टि से जब हम इसमें देखते हैं तो बहुत ही व्यापक रूप से इसमें लैंडस्केप चित्रण हुआ, धर्म, क्रांति, शांतिपूर्ण सौंदर्य सहित अनेक विविधताएं हैं। इसमें पोर्ट्रेचर पे भी काम हुए। रोमांटिक कला में चित्रकारों के ब्रश वर्क जो हैं वो बहुत ही लचीले तरीके से और उत्तेजित होकर के, मतलब स्पॉन्टेनियस होकर के, फ्री होकर के बनाए गए, प्रयोग किए गए और बहुत ही कम सटीक, उसमें मतलब कह सकते हैं परफेक्शन का थोड़ा कम ही कह सकते हैं। एकदम ये नहीं कि बहुत सटीक तरीके से हमको ऐसे ही रखना है, फ्री होकर के ब्रश स्ट्रोक लगाया गया। महान रोमांटिक कलाकार जो है वे कैस्पर फ्रेडरिक ने स्वच्छंदतावाद को यह कहते हुए अभिव्यक्त किया कि कलाकार की भावना ही उसका नियम है। कलाकार की भावना ही उसका नियम है। किन्होंने कहा? फ्रेडरिक ने, हाँ ना, इतना नाम तो संक्षेप में तो याद रखें, फ्रेडरिक ने। प्रारंभिक दिनों में रोमांसवाद को बड़े पैमाने पर जैक्स लुई दाविद जो कलाकार थे, आपने दाविद के बारे में तो नाम लगभग सभी ने सुन रखा होगा, तो इनकी पेंटिंग और इनके विषय में मैं बाद में बताता हूँ। तो दाविद के स्टूडियो में यानी कार्यशाला में, चित्रशाला में जो कलाकार उस समय प्रशिक्षित हो रहे थे, उन्हीं कलाकारों के द्वारा विशेष रूप से रोमांसवाद का प्रारंभिक प्रोत्साहन किया गया।
दाविद के कार्यशाला में जो प्रशिक्षित कलाकार थे उसमें कौन कौन थे भाई? तो बैरन एंटोनी, जीन ग्रॉस, एनी लुई गिरडोट, इसको ट्रेसन के नाम से भी जानते हैं, जीन अगस्ते डोमिनिक अंग्र, जिनकी ड्राइंग के लिए सामान्य ऐसे इनका नाम है जीन अगस्ते डोमिनिक इंग्रेस, जो लिखा हुआ रहेगा बुक में। सामान्य तौर पे बोलचाल की भाषा में हम लोग अंग्र के नाम से जानते हैं, फोनेटिक्स इसका अंग्र होगा उच्चारण। और अंग्र की ड्राइंग बहुत ही लाजवाब थी, अपनी ड्राइंग के लिए ही विशेष रूप से फेमस माने जाते हैं। नवश्रेण्यवाद यानी नियोक्लासिज्म और रोमांटिसिज्म की जो शैलीगत सीमा थी, उन सीमाओं के मध्य की एक धुंधली अभिव्यक्ति खूब अच्छी तरह से अंग्र के द्वारा बनाए गए एक चित्र एपोथेसिस ऑफ होमर और यूजेन डेलाक्रा के द्वारा बनाया गया डेथ ऑफ सरदान पालस चित्र में मिलता है। इस चित्र ने पेरिस में 1827 की प्रदर्शनी में समुचे जनता को आकर्षित कर एक जगह एकत्रित किया, ध्रुवीकृत किया। यह दोनों चित्र वर्तमान में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रखी हुई है। अंग्र के इस कार्य में ओजेन डेलाक्रा के विकृत और कोलाहलपूर्ण आकृतियों के विपरीत जॉक दाविद की तरह क्रमबद्ध क्लासिकलवाद को मूर्त रूप दिया गया। दाविद के काम में हम क्या देखते हैं कि जो क्लासिकल आर्ट थी, श्रेण्यवादी कला थी, उसकी जो क्रमबद्धता है, उसके जो नियम हैं वो दिए गए थे। और अंग्र की ड्राइंग में भी यही चीज़ें दिखाई देती है। वास्तव में दोनों कलाकारों के काम दाविद की परंपरा के ही दिखते हैं, लेकिन दोनों ही चित्रों में अंततः उस क्लासिकल मॉडल या श्रेण्यवादी परिपाटी को बिल्कुल बदल दिया गया। और इसमें कलाकार की मौलिकता की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? कलाकार की मौलिकता की, जो रोमांसवाद की एक केंद्रीय धारणा रही है। आगे हम बात करें तो रोमांटिक कला में प्रकृति को यानी नेचर को अप्रत्याशित रूप से बेकाबू और उसकी प्रलयंकारी शक्ति की चरम सीमा तक निरूपित किया गया है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति ने उच्च विचार वाले विद्वानों की दुनिया के लिए एक विकल्प प्रस्तुत किया कि जहाँ पे हायर इंटेलेक्चुअल वर्ग डिस्कस कर रहे हों और वहाँ सब कुछ देव प्रधान हो, वैसे में नेचर का एक कैनवास का आपका बड़ा पार्ट एक नेचर का है के कोई दृश्य से ले लिए जाए, तो वो एक विकल्प के रूप में आता है और एक प्रश्न भी खड़ा करता है कि ये क्यों, ऐसा क्यों। तो ये विकल्प की प्रस्तुति इन कलाकारों के द्वारा हुई। रोमांसवादी कलाकारों के द्वारा बनाई गई प्रकृति की हिंसक और भयानक छवियां 18वीं शताब्दी के उदात्त सौंदर्य की याद दिलाती है। उदात्त किसे कहते हैं? जो सबलाइम हो, थोड़ा सा सॉफ्ट किया जा सके, जो पूरी तरह परफेक्ट ना हो। वो आदर्शवाद से मिलता जुलता हम कह सकते हैं, लेकिन कंप्लीट आदर्श में आदर्श के भी कुछ नियम होते हैं, उदात्त के कुछ नियम नहीं होते, सहजता होती है। तो 18वीं शताब्दी की जो एक उदात्त की सौंदर्य की संस्कृति रही कला में, साहित्य में, उसी की याद ये दोनों चित्र भी दिलाते हैं। जैसा कि ब्रिटिश राजनेता एडमंड बर्क ने 1757 के ग्रंथ में लिखा था। क्या लिखा था वो सुनिएगा बहुत गौर से, और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए। पूरा लेक्चर आप नहीं समझेंगे तो निश्चित है कि आप लैग करेंगे पश्चिम की कला को समझने में। तो बर्क ने लिखा कि वह सब जो आत्मा को स्तब्ध कर देता है, वह सब जो आत्मा को स्तब्ध कर देता है, वह सब जो आतंक की भावना को अंकित करता है, उदात्त सौंदर्य की ओर ले जाता है। मतलब जो आत्मा को भी अचंभित कर देता है, वो सारी चीजें, वो सारी वस्तुएं उदात्त सौंदर्य की ओर ले जाता है। और ठीक इसके इस कथन के एक दशक बाद फ्रांसीसी दार्शनिक डेनिस डाइड्रोट ने इन पंक्तियों को फिर से गुंजायमान किया था। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं सदी के शुरुआत में बने हुए फ्रांस के और ब्रिटेन की पेंटिंग्स में पानी के जहाज़ों के मलबों की छवियों को
और प्रकृति की भयानक शक्ति के खिलाफ मनुष्य के संघर्ष के अन्य रूपों की पुनरावृत्ति की गई, जो विशेष रूप से रोमांटिक संवेदनशीलता को दिखाते हैं। जैसा कि आप अभी इस चित्र में देखिए, इसमें देखिए कि कैसे प्रकृति का जो एक पक्ष है वो कितना भयानक तरीके से दिखाया गया है। थियोडोर जेरिकॉट के मेदुसा का बेड़ा शीर्षक चित्र भी रोमांसवादी शैली का प्रमुख उदाहरण है। इस चित्र के साथ ही कह सकते हैं हम कि 1819 में जहाज के मलबे के दृश्यों को बनाने की प्रवृत्ति का समापन हो गया था। किस चित्र से? मेदुसा का बेड़ा से। अपनी भयानक व अस्पष्ट दृश्यमयता, भावनात्मक तीव्रता और किसी विशेष नायक की अनुपलब्धता में अनुपस्थिति में भी द राफ्ट ऑफ मेदुसा चित्र उभरते हुए रोमांटिक शैली का एक आइकन बन गए, एक प्रतीक बन गए। इस चित्र में आप खास तौर से देखिए, राफ्ट ऑफ मेदुसा में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने शायद, नहीं तो जानिए कि इसमें कोई विशेष नायक की तस्वीर नहीं है कि लीड कर रहे हों, कैनवस को प्रोमिनेंट फिगर हो। एक सामूहिक चित्र है, उसमें एक विशेष घटना का चित्र है और उसमें मानवीय आकृतियों का समूह चित्रित है, लेकिन उसमें प्रकृति के दृश्य का भी चित्र है। इसी तरह J.M.W. टर्नर है ना, विलियम टर्नर ब्रिटिश पेंटर थे, सब लोग जानते हैं, इंग्लिश कलाकार थे। तो टर्नर का 1812 ईस्वी में बनाया गया बर्फीले तूफान में हैनिबल और उसकी सेना को आल्प्स पहाड़ियों को पार करते हुए चित्रण किया गया। इस चित्र में आप देखिए कि जो तूफानी दृश्य है, पहाड़ी दृश्य है, वो सब बहुत बड़ा स्पेस लिए हुए है और जनरल और उसके सैनिक जो हैं उस चित्र में प्राकृतिक दृश्य की विशालता के सपक्ष में बहुत बौने और ठिगने प्रतीत होते हैं और बर्फ के घूमते हुए भंवर में उनको एकदम फंसा हुआ दिखाया जाता है कि वो बर्फ के भंवर से घिर गए हैं। टर्नर का ये लैंडस्केप चित्र रोमांटिक संवेदनशीलता का एक विशिष्ट आइकन है। एक वो चित्र और एक ये सुदूर अतीत के जो किस्से कहानियों का चित्रण के अलावा टर्नर को अपने आसपास की दुनिया के विषय भी मिले। गहरी मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने में रुचि रखने वाले टर्नर विशेष रूप से समकालीन जीवन के उदात्त और स्वर्णिम पहलुओं को चित्रण करने के प्रति प्रतिबद्ध थे, आकर्षित थे। जब 16 अक्टूबर 1834 को लंदन के संसद भवन में आग लग गई, या आग से तबाह हो रहा था वो भवन, तब टेम्स नदी में एक नाव से टर्नर ने जलते हुए भवन को देखा और जल रंग में इसका तत्काल चित्रण किया। बाद में तेल रंग में भी यह दृश्य निर्मित किया। आप देख सकते हैं संसद भवन का जलना। यह चित्र अभी टैट गैलरी लंदन में रखा हुआ है। टर्नर ने अपने चित्र स्लेव शिप, स्लेव का मतलब होता है गुलाम, स्लेव शिप 1840 में बना। यह चित्र म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन म्यूजियम में रखा हुआ है। इस चित्र में आप देखेंगे कि तत्कालीन समाज की एक बड़ी त्रासदी को याद किया गया है और ये सब त्रासदी आज के डेट में यदि आप लोग सुनते हैं तो एक अलग तरह का नॉस्टैल्जिया से ग्रसित हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी समाज होता था। इसमें दास या गुलाम व्यापार की जो प्रथा थी हमारे यहाँ, उसकी भयावहता दिखती है इस चित्र में। चित्र में दिखाया गया है कि दासों और गुलामों को रक्तिम लाल आकाश के नीचे हिंसक समुद्र की तूफानी लहरों में उत्तेजनापूर्ण ब्रश स्ट्रोक से इन्होंने दिखाया है में इन दासों को छोड़ दिया गया है। मतलब समुद्री के तूफान के बीच में उनको फेंक दिया गया। और जानते हैं यह टर्नर के सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक है, स्लेव शिप, जो मनुष्य के और प्रकृति के दोनों प्रकार की हिंसा के प्रति कलाकार का आकर्षण का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह एक प्रतिरोध भी है, समाज के लिए प्रतिरोध की तस्वीर भी है। यह चित्र उन्होंने 18वीं शताब्दी की एक कविता पर आधारित करके बनाया था,
जिसमें एक तूफान में पकड़े गए एक गुलाम जहाज का वर्णन किया गया। यह कविता भी एक ब्रिटिश जहाज, जोंग नाम था जहाज का, एक ब्रिटिश जहाज जोंग की सच्ची कहानी पर आधारित थी, जिसके कप्तान ने 1781 में बीमार हो चुके और मरने वाले गुलाम लोगों को समुद्री तूफान के दौरान पानी में फेंक दिया, ताकि वह सरकार से बीमा की रकम इकट्ठा कर सके। और यह बीमा जो केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध थी जो समुद्र में खो गए हैं। सोचिए कि कितना बड़ा यह मनुष्य की हिंसा की प्रवृत्ति का सूचक है। ठीक है, तो ऐसी प्रथा का वो यथार्थवादी चित्रण रोमांसवादी तरीके से टर्नर ने किया। इसी प्रकार एक आर्टिस्ट है थियोडोर जॉयकॉर्ट, जिनको हम लोग जेरिको के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने दिन के अलग अलग समय को दर्शाने वाली, याद रखिएगा, इस तरह से काम प्रभाववाद में भी हुए हैं, जो कि बाद में अभी आएगा। तो अभी जो मैं बता दे रहा हूँ रिफरेंस देखिए कि जेरिको के एक चित्र दिन को अलग अलग समय को दर्शाने वाली रोमांसवादी दृश्य चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। और इनके चित्र कौन कौन है? इन इवनिंग लैंडस्केप विद एक्वाडक्ट, इस चित्र में नाटकीय आकाश यानी ड्रामेटिक स्काई, ब्लास्टेड ट्री, क्लासिकल रियूम्स यानी शास्त्रीय खंडहर, ये सब चित्र हैं वो शांत और श्रद्धा की भावना पैदा करते हैं। प्राकृतिक दृश्यों के रोमांसवादी चित्रण की प्रवृत्ति के एक और कलाकार हुए जॉन कांस्टेबल। इनकी कला उनके मूल प्रदेश इंग्लैंड के ग्रामीण इलाकों के प्रति उनके दायित्वपूर्ण श्रद्धा को व्यक्त करती है। अब भाई मान लीजिए कोई भी कलाकार, मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ, तो बनारस को जीता हूँ, तब मैं बनारस को पेंट करने की ताकत रखता हूँ। एक दूर से देखा हुआ बनारस जो होता है ना, कि फोटोग्राफ में देखे वाह कितना सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल, ये कैलेंडर अप्रोच हो सकता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी उस चित्र में नहीं दिखती है ना। तो वैसी ही चीज़ें बाहर के अनेक कलाकारों में, राम कुमार की पेंटिंग बनारस को उन्होंने प्रेजेंट किया, बट डज नॉट बिलोंग्स टू द बनारस। आज एक क्रिटिक मैं कह सकता हूँ राम कुमार की पेंटिंग बनारस है जरूर, लेकिन सुपरफिशियल लेवल पे है, वो बनारस को जिंदा नहीं करती। अरे काम देखना है तो विजय सिंह का काम देखिए, प्रोफेसर विजय सिंह का बनारस देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस काम में इतनी जिंदगी और इतनी ताजगी, कलरों का इंटेंसिफिकेशन इतना स्ट्रांग है। उनके चीता भूमि शीर्षक के काम देखें, बनारस वो है बनारस। तो एनीवे सॉरी, विषय से भटक गया। अपने प्रमुख चित्रों के लिए कांस्टेबल ने बहुत अधिक मात्रा में रेखा चित्रों को निर्मित किया, जैसा कि सैलिसबरी कैथेड्रल के दृश्य में है। इस चित्र को आप यहाँ देखें। उन्होंने लिखा है कि एक स्केच जो होता है वो मन की एक अवस्था के अलावा कुछ भी नहीं। मतलब जो हम स्केच करते हैं डेली, वो मन की एक अवस्था के अलावा कुछ भी नहीं है। और कौन सी अवस्था? जो आप उस समय में होते हैं जब आप स्केच कर रहे होते हैं। स्केच उसी का प्रतिनिधित्व करता है। कितनी बढ़िया बात है। आप लोग अपने स्केच करने जाते हैं तो कुछ लिखते हैं, चित्र बनाते हैं तो उन चित्रों के ऊपर लिखते हैं, लिखिए। एनीवे डू कंटिन्यू। जब 1824 के सैलून में यानी प्रदर्शनी में पेरिस में उनके लैंडस्केप प्रदर्शित किए गए, तो आलोचकों और कलाकारों ने उनकी कला को नेचर इटसेल्फ यानी स्वयंभू प्रकृति के रूप में स्वीकार किया। कहा कि इनकी कला तो यार नेचर इटसेल्फ है। क्या नेचर को हम देखें, ये पूरी चित्र ही नेचर है। कांस्टेबल के चित्रित विषयों में प्रकृति के बारे में अत्यधिक व्यक्तिगत दृष्टिकोण मिलता है, जो उस धारणा के अनुरूप ही है जो स्वच्छंदतावाद का एक केंद्रीय सिद्धांत है। 2 बार मैंने इस बात को कही है कि केंद्रीय धारणा क्या है स्वच्छंदतावाद की। तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे, तो आपको ध्यान आएगा कि इसके सिद्धांत क्या है। इसी में मैं टेक्निकली भी बताते जा रहा हूँ कि आर्टिस्ट ने कैसे ब्रश स्ट्रोक चलाए, किन रंगों पर काम किया, तो ये सब भी आपको ध्यान देना है। परंपरागत रूप से व्यक्तिगत पसंद की वस्तु व्यक्ति चित्र होती है ना। व्यक्तिगत पसंद की वस्तु, मुझे व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट बहुत पसंद है, आई लव पोर्ट्रेट्स। सो व्यक्ति चित्र
लेकिन व्यक्ति चित्र का मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विचारों को व्यक्त करने के लिए रोमांसवादी चित्रकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। ये इसमें ना पर्सनल इंट्यूशंस को और साइकोलॉजिकल ऑर्डर को वो रिप्रेजेंट करते थे। कोई थीम बना करके, कुछ मनोवैज्ञानिक दशा यदि बनाना हो तो उसको लेकर के उन्होंने प्रयोग किया। इसी में एक पेंटिंग का मैं रेफरेंस देता हूँ। जेरिकॉर्ट ने अपने चित्र में मानसिक रोगियों के मानसिक बीमारी की चरम सीमा तक पड़ताल की है और उनके द्वारा निर्मित गैर परंपरागत तौर पर निर्मित बच्चों के व्यक्तित्व चित्रण में बचपन के अंधकारमय पक्षों को, किन पक्षों को? अंधकारमय पक्षों को उजागर किया गया है। अब कोई बच्चा है, मान लीजिए एक लेबर क्लास की फैमिली से बच्चा आता है, लेकिन उसका हमेशा गोल्डन साइन नहीं होता उसके जीवन का, कुछ डार्क पक्ष होता है। बचपन में ही उसके माता पिता को मारा जा रहा है, तो वो उसके इमेज उसके मन में जो बन रही है, ये उसके मानसिक विकास में एक अलग प्रकार का रोल अदा करता है और ये उसके जीवन का एक अंधकारमय पक्ष है। तो बचपन के दिनों के जो अंधकारमय पक्ष हैं उनको जेरिकॉर्ट की तस्वीरों में भी उजागर किया गया है। उनके द्वारा निर्मित एक तस्वीर है अल्फ्रेड डेड्रक्स। क्या है? अल्फ्रेड डेड्रक्स। इस चित्र में लगभग 5 या 6 वर्ष का एक छोटा लड़का बहुत गंभीर, अन्य बच्चों की तुलना में अधिक व्यस्त दिखाई देता है, जबकि पृष्ठभूमि में अब कहें तो ऐसे बादल घुमा है जो एक अस्थिर और अशुभ संकेत व्यक्त करते हैं। एकदम चंचल भावना पैदा करता है, क्योंकि जब आप रेखाएं पढ़ते हैं ना कि ऐसी रेखाएं किस प्रकार की सूचक है, तो बादलों का आकार इस प्रकार का है कि वो चंचल भाव है, उसमें अस्थिरता का भाव है, तो वो भी एक भय का वातावरण प्रस्तुत करता है बच्चे की तस्वीर के साथ। इस तस्वीर को आप देखें, स्वयं देखिए, देख के लग रहा है कि छोटा बच्चा है, नहीं ना? तो ये कल्पना रोमांसवादी कलाकारों की रही। कुछ रोमांसवादी कलाकारों ने जानवर के चित्रों में भी अपनी रुचि प्रदर्शित की। अब देखिए 3 चीज़ें मैंने बताया, पोर्ट्रेचर के ऊपर, लैंडस्केप के ऊपर, दूसरा जो सोशल इवेंट थी उसके ऊपर, और ये चौथा मैं बता रहा हूँ अभी एनिमल्स के ऊपर। तो रोमांसवादियों ने एनिमल्स के ऊपर भी बहुत काम किया और इन कलाकारों की यह जिज्ञासा 1820 के दशक में डेलाक्रा, एंटोनी लुई बैरी, एडविन लैंडसीर, इन कलाकारों के द्वारा पेरिस और लंदन की मैनगारिज में किए गए जंगली जानवरों के रेखा चित्रों में प्रकट होता है। कलाकार उस समय डायरेक्ट जू में जा करके प्रैक्टिस करते थे। भाई हम लोग भी पटना म्यूजियम में, पटना जू है, पटना चिड़ियाघर, वहाँ जाकर एनिमल स्टडी किया करते थे। तो करना पड़ता है, आर्टिस्ट है तो आपको करना होगा। जब आप करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। जेरिकॉर्ट ने अपने काम में वर्क हॉर्स से लेकर रेस हॉर्स तक, मतलब घोड़ा के सभी नस्ल, जो कामकाज में हम घोड़े को लाते हैं वो, और जो दौड़ने के लिए प्रयोग में लाते हैं वो, सभी प्रकार के घोड़ों की नस्लों को उन्होंने चित्रित किया। लॉर्ड बायरन की 1819 की लिखी गई एक कहानी है, माजेपा की कहानी। इसमें एक जंगली घोड़े की चर्चा हुई है इस कहानी में। इस कहानी को पढ़ करके डेलाक्रा से लेकर थियोडोर चेसरियाओ एक आर्टिस्ट थे, थियोडोर चेसरियाओ का नाम है, और डेलाक्रा को तो आप जानते हैं, ओजेन डेलाक्रा जिसको हम बोलते हैं। डेलाक्रा को कहीं कहीं डेलाक्रोइक्स भी लिखा हुआ मिलेगा। तो वहाँ तक कलाकारों को भी मोहित किया इस घोड़े के कैरेक्टर ने, और इन लोगों ने कहानी में निहित हिंसा और जुनून का बखूबी चित्रण किया। इसी तरह हॉरस वर्नेट एक आर्टिस्ट हुए। 1837 की सैलोन प्रदर्शनी में मोजेपा के कहानी के 2 दृश्यों का इन्होंने चित्रांकन किया। दोनों चित्र अविन्यो के कैल्वेट म्यूजियम में रखी हुई है। अविन्यो एक जगह का नाम है पेरिस का, जहाँ पे आपको पेरिस के एक चित्र है पिकासो की बनाई हुई, अविन्यो की स्त्रियाँ है ना, तो ये अविन्यो वही जगह का नाम है। तो वहाँ पे कैल्वेट म्यूजियम है, म्यूजियम का नाम कैल्वेट है, उसी में ये दोनों तस्वीर रखी हुई है। इन चित्रों में सवार रहित घुड़दौड़ को चित्रित किया गया है।
जिसने रोमन कार्निवाल के समापन समारोह को दिखाया गया है। अब इस चित्र में आप देखेंगे तो रोमन कार्निवाल जो फेस्टिवल थी उसके समापन समारोह के दौरान बिना सवार के घोड़े की दौड़ होती थी, तो उसमें घोड़े हैं, 2-4 आदमी अगल बगल उसको पकड़े हुए हैं, कुछ साज सज्जा कर रहे होंगे। तो उस प्रकार का दृश्य उस चित्र में आप देखिए। यहाँ पे उन्होंने अपनी 1820 की रोम यात्रा के दौरान इस कार्निवाल को देखा था और इस पेंटिंग का टाइटल है द स्टार्ट ऑफ द रेस ऑफ द राइडलेस हॉर्सेस। आप इस पेंटिंग को खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। इस आयल चित्र में दौड़ शुरू होने से ठीक पहले की परिवेश जो होती है, उसकी उन्मत्त ऊर्जा है, उसको दिखाया गया है। जंगली और बेलगाम जानवरों की चित्रों को रोमांसवादी कल्पना की प्रारंभिक अवस्थाओं का उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। रोमांसवादी कलाकारों में भावनात्मक विचारों को अंतिम सीमा तक अपने चित्रण के विषय वस्तु में विस्तार किया है। भाव प्रवणता और रोमांटिक कल्पना के चित्रण के लिए इन कलाकारों ने नियो क्लासिज्म की उपदेशात्मक और ऐतिहासिक चित्रण की परिपाटी को पूर्ण रूप से त्याग किया। मैं पहले भी बता चुका हूँ इसी लेक्चर में कि नियो क्लासिज्म की जो थ्योरी थी, जो एक था कि हमको उससे ये शिक्षा मिलेगी, इन प्रकार चीज़ों को उसने और ऐतिहासिक जिसमें संदर्भ मिलते हैं, इस चीज़ों का पूरी तरह त्याग किया गया, परिपाटी को हटा दिया गया। उसके बदले कल्पना, भाव प्रवणता और शैलीगत विविधता को प्रमुखता दी गई। तो विषयों और शैलीगत विविधता के कारण सरलता से रोमांसवाद को वर्गीकृत नहीं किया सकता। बहुत वेरिएशन है इसमें, म्यूजिक में भी, इसके स्कल्पचर में भी आप देखेंगे तो कुछ ऐसी ही चीज़ें दिखेगी। स्कल्पचर की चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। आपको रोमांसवाद के मूर्ति कला के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो जैसा कि कवि आलोचक चार्ल्स बॉडलेयर ने 1846 में लिखा था कि रोमांसवाद न तो विषय की पसंद में स्थित है और न ही सत्य के दर्शन में। रोमांसवाद न तो विषय की पसंद में स्थित है और न ही सत्य के दर्शन में, बल्कि यह भावना के तरीके में स्थित है। मतलब वो द वे ऑफ फीलिंग्स में रोमांसवाद है। वेयर इज रोमांसवाद? रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म इज इन द वे ऑफ फीलिंग्स। तो ये है। तो उम्मीद करते हैं कि रोमांसवाद को बहुत ही संक्षेप में सरल से आपको बताया है। 3-4 आर्टिस्टों के उदाहरण भी दिए हैं, तो आप अच्छे से इन चित्रों को भी देख करके भी आपने समझा होगा। तो पूर्व के भी जितने वीडियो हैं आप लोग देखते रहे हमारे यहाँ। वेस्टर्न आर्ट के ऊपर तमाम अमूर्त विवेचनावाद के, कलर फील्ड पेंटर और इन सब के विषय में भी वीडियो मैंने बनाई है। क्रीट, इजिप्ट की कला के ऊपर भी बना हुआ है। तो आप लोग देखें और अपना ज्ञानवर्धन करें। पश्चिम की कला के ऊपर जो नहीं समझ में आती है उसके ऊपर मैं विद्यार्थियों को एक अलग से मोटिवेशनल लेक्चर बनाऊंगा कि क्यों नहीं उनको समझ में आती है। शायद उसके बाद वो उनको प्रश्न का समाधान हो जाएगा कि पश्चिम की कला कितना आसान टॉपिक है। धन्यवाद, नमस्कार।